आप सबको अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर सिद्दीकी साहब शहर के हमारे सामने शामिल थे, जोशी साहब, एडवोकेट हमदानी साहब, साहिबा और आप सब और मंच पे जो भी शरीक है। ये जो मौका आपने दिया हमें बहुत ही एक अहम मुद्दे पे आपके सामने कुछ बातें रखने का, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। भारतीय कौन है, हिंदुस्तानी कौन है, क्या हमारी और आपकी नागरिकता और शहरी हुकूक एक ऐसी हुकूमत तय करेगी जो खुद संविधान में विश्वास नहीं रखती। ये आप और हमारे सामने एक बहुत बड़ा कड़वा और तीखा सवाल है। हम जानते हैं, आप जानते हैं कि जो हुकूमत आज राज कर रही है 6 साल से, वो खुद खून और पसीना से ब्रिटिश हुकूमत को भगाने वाली जो हमारी आज़ादी के आंदोलन की भावना हमारे संविधान और दस्तूर में आप पाते हैं। दस्तूर यहां वहां से नहीं आया, दस्तूर लोगों के संघर्ष से आया। बराबरी आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14, इंसाफ, कानून सबके सामने एक नजर से देखे, किसी के साथ नाइंतफाकी ना हो, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, ये सब जो वसूल हमारे दस्तूर में डाले गए हैं सोच समझ के, बहस के बाद, वो इसलिए डाले गए हैं को अगर ये दस्तूर में ये बुनियादी बात नहीं होती तो आप अलग अलग तबके के, अलग अलग जबान के, अलग अलग मजहब के लोगों को साथ में समेट के नहीं रख सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, जो संवैधानिक समिति बनी, 1.5-2 साल बहस हुआ, उस बहस के बीच में बंटवारा विभाजन भी हुआ जो खून खराबे से भरा था। मगर वो बंटवारे विभाजन का इम्तिहान यहां के भाई बहनों से क्यों बार बार लिया जा रहा है, ये सवाल हमको करना जरूरी है। 19 दिसंबर वो तारीख है, अभी आने वाली है 19 दिसंबर, वो तारीख है जिस दिन गांधी जी ने ऐलान करके हमारे मेवाती बहन भाई जो उस तरफ जा रहे थे उनको कहा, आप यहां रहो, ये आपकी मिट्टी है, ये आपका देश है, और गांधी जी के कहने पे वो लौट आए। मालेगांव के शहर को कहने की जरूरत नहीं है कि 1857 की लड़ाई में कितनी कुर्बानी किसने दी। ये मालेगांव शहर जानता है, ये मालेगांव शहर का इतिहास है, यहाँ शहीदों का स्तंभा लगा हुआ है। मगर आज भी बहुत अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि 70 साल की आज़ादी के बाद हम आज भी लोगों की वफादारी को तोड़ रहे हैं। और ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हमारी नागरिकता के कानून में दुरुस्ती लाने का जो कानून लाया गया और 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को पारित हुआ लोकसभा और राज्यसभा में, वो पहली बार हमारे नागरिकता कानून में भेदभाव करके एक धर्म को कम नजर से देखने का काम करता है। पहले भी दुरुस्ती हुई, ऐसे नहीं कि नहीं हुई, नागरिकता कानून में जो 1855 में सांसद ने हमें दिया, पहले भी दुरुस्ती हुई, मगर मजहब और धर्म के नाम पे नहीं हुई, दूसरे कोई वजह से हुई जो मैं आपके बारे में पेश करूंगी। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जो देश भर में आक्रोश और विरोध ये दुरुस्ती के खिलाफ हो रहा है एक हफ्ते से, वो इसलिए हो रहा है कि मुसलमान समुदाय और बाकी भी गैर मुसलमान समुदाय, विरोध करने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं है, बाकी भी भारतीय है जिनको लग रहा है कि आप हमारे दस्तूर से छेड़छाड़ कर रहे हो। इसीलिए भाइयों और बहनों भी, जो बहनों यहां पे नहीं है मगर बहनों तक भी ये आवाज डालनी चाहिए
ये जंग जो है, ये संघर्ष जो है, हमें बड़े संजीदगी से लड़ना पड़ेगा, सोच समझ के लड़ना पड़ेगा और बिना निराश होकर लड़ना पड़ेगा। हुकूमत का इरादा क्या है हमें पता है, उनकी मानसिकता क्या है हमें पता है, उनका मंशा है हमें क्या पता है, मगर हमारा संविधान, हमारा दस्तूर हमें बराबरी का हक देता है और वही दस्तूर की कसम खा के हमें संघर्ष आगे बढ़ाना। एक तरफ आप नागरिकता के कानून में दुरुस्ती लाने का काम कर रहे हो और दूसरी तरफ एनआरसी एनपीआर की बात रख के एक हैबत और डर पैदा करने का काम कर रहे हो। ये हुकूमत का काम एक लोकशाही और जमहूरियत में नहीं हो सकता कि आप डरा के लोगों के ऊपर आप हुकूमत करो। आजादी के बाद विभाजन बंटवारे के बावजूद जब हमारा देश बना तो धार्मिक राष्ट्रवाद को हमारे देश ने नकारा। ठीक है, हम भी मानते हैं कि वो जो विभाजन बंटवारा हुआ बुरा हुआ, मगर हम ये भी कहेंगे कि विभाजन बंटवारा का विरोध करने वाले सिर्फ हिंदू नहीं थे, उसमें मुसलमान भी शामिल थे और इसीलिए जो मुसलमान वफादारी से यहां पे रहा उनके ऊपर बार बार ये इम्तिहान लेना गलत है। हमने धार्मिक राष्ट्रवाद नकारा और हमने धार्मिक आधार पर नागरिकता देना भी नकारी। हमने बराबरी और समानता को अपनाया और इसीलिए ये जो विरोध हमारा होगा, ये जो हम विरोध व्यक्त करेंगे सरकार के सामने, ये सत्याग्रह जो हम प्रकट करेंगे वो अमन पसंद होगा, शांतिपूर्वक होगा और संवैधानिक होगा, ये मान के हम लोग चले। दोस्तों, एनपीआर और एनआरसी के बारे में बिना आसाम की चर्चा करना और बताना मुश्किल है। और आसाम राज्य में हमारी संस्था सिर्फ 3 साल से काम कर रही है, हम बहुत सालों से नहीं कर रहे, मगर जो 3 सालों से हमने वहां पे काम किया और देखा वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। अलग अलग कारण की वजह से आसाम राज्य में बाहरी कौन है, विदेशी कौन है, आसामीज कौन नहीं है, अलग अलग भाषी लोगों के खिलाफ भावनाएं तेज होती रही। बहुत गहरे कारण है, मैं पूरे इतिहास में नहीं जाऊंगी, मगर ये एक ऐतिहासिक हकीकत थी आसाम की। और 1978 में 78 में वहां पे एक मुहिम छेड़ी गई जो बाहरी लोग, फॉरेनर लोग, इलीगल इमिग्रेंट, अवैध प्रवासी के खिलाफ छेड़ी गई। वो मूवमेंट चलते चलते जैसे होता है अक्सर कि जब हम और आपके बीच में एक दरार खड़ा करते हैं तो हिंसक भी हुई और ऐसे मजलूम और गरीब को टारगेट बनाया गया जिसमें मुसलमान भी थे, बंगाली बोलने वाले भाषीय भी थे और हमारे वामपंथी कार्यकर्ता भी थे जो ये मूवमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। नेल्ली का जनसंहार हुआ 83 में, हम लोग भूल चुके हैं ये सब बातें। कत्लेआम हुआ वहां पे, नेल्ली के कत्लेआम के साथ साथ 69 लोगों की, 69 लोगों की बुरी तरह कत्लेआम हुआ, जो वामपंथी लोग, पुरोगामी आवाम जो आवाज उठा के मजलूमों के साथ खड़े हो रहे थे। ये आसाम का इतिहास है। चलते चलते 85 में वहां पे एक सुलह हुआ, आसाम अकॉर्ड बना। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और वो अलग अलग तबकों के बीच जो ये मुहिम को चला रहे थे, और वो सुलह के मुताबिक कहा गया कि हम एक सूची बनाएंगे, इस तरह की सूची बनाएंगे जिसमें ये तय होगा कि भारतीय कौन है, हिंदुस्तानी कौन है और कौन नहीं है। बनते बनते 85 में बात होती है और वहां पे लिखा जाता है 71 के पहले जो भी आसाम में आया होगा उसको माना जाएगा।
मगर कट ऑफ डेट 66 की होगी, 66 की होगी, और 66 और 71 के बीच में जो भी आए होंगे उनको 10 साल वोटर आईडी नहीं दिया जाएगा, 10 साल के बाद दिया जाएगा। और 71 की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि बांग्लादेश का जंग होता है दिसंबर महीने में, ईस्ट पाकिस्तान के टुकड़े होते हैं और काफी माइग्रेशन में लोग इस तरफ आते हैं। भारत का नागरिकता का कानून आसाम छोड़ के, आसाम को अगर आप छोड़ देंगे तो 1955 का जो कानून है वो 3-4 तरीके से हमें नागरिकता देता है। पैदाइशी, बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन और बाय एनेक्सेशन, ये 4 तरीके हैं। ये जो अमेंडमेंट लाया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी बन गया, बिल कहते कहते एक्ट बन गया, वो दुरुस्ती जो है नेचुरलाइजेशन पे दुरुस्ती है। ये 2019 के दुरुस्ती के पहले कोई भी अगर बिना कागजात, बिना पासपोर्ट या बिना वीजा ये देश में आते हैं भाग के, डर के, आर्थिक परिस्थिति को लेकर, तो वो अप्लाई कर सकते हैं नागरिकता के लिए। 12 साल आपको वेट करना पड़ता पहले, और 12 साल के बाद शायद आपको नागरिकता मिलती। अभी दुरुस्ती के बाद पहली बार ये कहा गया कि 3 मुल्कों को सिर्फ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया जो इस्लामिक मुल्क है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और वो 3 मुल्कों में अगर 6 कौम, मुसलमान छोड़ के बाकी जो 6 कौम को आते हैं अत्याचार की वजह से, परसिक्यूशन की वजह से, तो वो लोगों को अप्लाई कर सकते हैं और 6 साल के अंदर, 12 साल नहीं, 6 साल के अंदर उनको नागरिकता दी जाएगी या दी जा सकती है। ये दुरुस्ती कहता है। ये गैर बराबरी कैसे है? गैर बराबरी इसलिए है क्योंकि पहली बार मुसलमान तबके को एक तबके को बाहर रखा गया। ये गैर बराबरी इसलिए है क्योंकि सिर्फ 3 मुल्कों को ये फेवर कर रहे हैं आप, उसमें म्यांमार, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, चीन, ऐसे देशों को आपने बाहर रखा। क्या हमारे अहमदिया भाइयों को परसिक्यूशन नहीं होता क्या पाकिस्तान में? क्या बलूची लोगों को नहीं होता क्या? क्या महिला औरतों को नहीं होता क्या? तो आप एक तबके को इस तरह आप ये बता के आप एक मंशा और एक मानसिकता पेश कर रहे हैं। आइए वापस भारत के नागरिकता के पास। पैदाइशी नागरिकता में भी कुछ फर्क हमारे कानून में टाइम टू टाइम लाए गए। आसाम को छोड़ दीजिए, 87 के पहले अगर आपकी पैदाइशी यहां है तो आप यहां के नागरिक हैं। 87 के बाद अगर आपकी पैदाइश है तो आपकी भी पैदाइश जरूरी है और माता और पिता दोनों में से एक की भी पैदाइशी जरूरी है। और 2004 के बाद अगर आप पैदा हुए हैं तो माता और पिता की भी पैदाइशी यहां होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए। और दूसरा पेरेंट जो है, माता या पिता, वो इलीगल इमिग्रेंट मतलब अवैध प्रवासी नहीं होने चाहिए। इसके पहले ये 3 क्वालिफिकेशन हमारे कानून में थे, अभी एक दूसरा लाया गया। तो सबसे पहले ये जो विरोध चल रहे हैं उसके बारे में हम आपको कहेंगे कि देश भर में ये नागरिकता कानून में विरोध, जिसको कैब के नाम से लोग जानते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया है, और एनपीआर एनआरसी को जोड़ करके ये विरोध चल रहा है। आसाम और त्रिपुरा में भी विरोध हो रहा है, मगर आसाम और त्रिपुरा में वो कारण से नहीं हो रहा है जिस कारण से बाकी भारत हिंदुस्तान में हो रहा है। ये भी समझ लीजिए, आसाम और त्रिपुरा में जो विरोध हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि हमको कोई नहीं चाहिए भाई, हमें हिंदू माइग्रेंट्स भी नहीं चाहिए। आप हिंदू माइग्रेंट्स को यहाँ के यहाँ रख देंगे, हमारी पूरा पॉपुलेशन डेमोग्राफी चेंज होगा और वापस वो बात होगा
जो हमने आसाम मूवमेंट में चलाया था। 70 साल 40 साल हमने लड़ा ये बात के लिए, और आप दोबारा ये ला रहे हो। वहां पे वही पार्टी की सरकार है जो केंद्र में है, और वही पार्टी के मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि ये दुरुस्ती से किसी का फायदा नहीं है। मजबूरन उनको कहना पड़ा ये सब विरोध देख के। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा मामला है, त्रासदी मामला है। अभी इसमें जोड़ दीजिए एनपीआर और एनआरसी, ये पूरे एक माहौल में आप जोड़ दीजिए एनपीआर और एनआरसी। और आइए वापस असम के पास, जहां पे मैंने बात छोड़ दी थी। 85 में असम अकॉर्ड साइन होता है, 1985 में। वहां पे 71 और 66 के दोनों डेट दिए जाते हैं, और चलते चलते कोई सूची बनाने का काम शुरू नहीं होता। तो 2009 में एक एनजीओ चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलते हैं वो एनजीओ, असम पब्लिक वर्क्स है नाम, कि असम अकॉर्ड साइन हो गया, सब कुछ तैयार है, मगर सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये काम शुरू करवाइए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरेस्ट लेके मॉनिटरिंग से एनआरसी का काम असम में शुरू हो जाता है। 2013 तक ये बात हमें साफ भी नहीं होती कि जब ये सूची असम में तैयार होगी तो कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, कौन से कागज मांगे जाएंगे, किस तरह ये प्रोसेस होगा, किसको रखेंगे किसको नहीं रखेंगे। ठीक है, तारीख आपके सामने है 71 और 66, मगर डॉक्यूमेंट आप कौन से मांगेंगे। और उस वक्त जब ये बात शुरू होती है 11, 12, 13 में, तो वहां के हमारे अक़लियत न सिर्फ धार्मिक मगर ज़बानी तौर पे उनको सब फिक्र होने लगता है कि ये बहाने हमको बाहर रखने का काम होगा। इसीलिए उस वक्त की सरकार उनको भी शामिल करती है डिस्कशंस में, उनको भी शामिल करती है, सब माइनॉरिटी ग्रुप को शामिल करके एक डिटेल में मोडालिटीज बनाई जाती है 2013 में, कि ये मोडालिटीज के जरिए असम में ये सूची एनआरसी का अपडेशन प्रोसेस बनाएगा। ये जो छोटी की किताब के बारे में जिक्र किया है जो बाहर पे रखी हुए, उसके पेज नंबर 14 पे ये डॉक्यूमेंट्स का पूरा जिक्र है, और ये पूरा इतिहास आपको मिल सकता है। ये 14 डॉक्यूमेंट्स में सब 14 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं थी। 14 में से एक, मगर जैसे डेट बढ़ती गई, जैसे राजनीतिक हवा बदलती गई, जैसे प्रशासन और सरकार की प्रेशर एनआरसी ऑफिसर्स पे आती गई, वो 14 डॉक्यूमेंट्स पे भी सवाल उठाने पड़े। हाँ, कहने का क्या मतलब है कि जब पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में ये सरकार ये काम करने जा रही है, एनआरसी एनपीआर का काम, तो हम सवाल करना चाहते हैं सरकार से कि जिस आबादी, जिस आवाम, जिस जनता, 40% भारतीय हिंदुस्तानी आज भी गरीबी से जूझ रहे हैं। यूनिसेफ कहता है कि 58% हिंदुस्तानी के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, बाकी 42% लोगों के पास कोई जन्म की सर्टिफिकेट नहीं है। कितने लोगों के नाम अपने घर है, कितने लोगों के नाम अपनी जमीनें हैं। हमारा माइग्रेंट लेबर कितना है जो यहां से वहां जाके काम करता है। ये सब बहुत तीखे और तीव्र सवाल है, मगर मैं आपको कहना चाहती हूं, क्योंकि लोग यहां पे फिक्र में आए हैं, कि कोई घबराने और डरने की बात नहीं है। आप ये बात को डर और घबराहट से मत लीजिए। आज भी सरकार के सामने ये बात स्पष्ट नहीं है कि वो किस तरह ये प्रोसेस को शुरू करेगी। बार बार उनको पूछा जा रहा है कि आसाम की जो तजुर्बा है, आसाम का जो अनुभव है, उससे
सरकार ने 1220 करोड़ रुपए खर्चा किए। एक एक खानदान ने 19,000 से लेके 5 लाख रुपया खर्चा किए। जमीन बेच डाली, जेवर बेच डाले। मुफ्ती साहब ने सही कहा कि आखिरी 19 लाख लोग बाहर रहे। मगर एक बात मैं आपको कहना चाहती हूं कि शुरुआत में पहली लिस्ट में आसाम के 3 करोड़ 20 लाख की आबादी में से 1 करोड़ 20 लाख बाहर थे दिसंबर 2017 में। चलते चलते जुलाई 2018 में 44 लाख हुए और चलते चलते फिर अगस्त 2019 में 19 लाख हो गए। आप सोचिए, एक छोटा सा राज्य में पूरी आवाम और जनता 6 साल से और कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ कतार में खड़े होके पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी अस्तित्वपन, अपनी नागरिकता स्थापित करने का काम कर रही है। आज दोपहर में हमारी पत्रकार परिषद भी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। हमने कहा जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, जहां तक हमारे राष्ट्रीय का मामला है और सरकार को लगता है कि बॉर्डर से लोग नहीं आने चाहिए, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। आप कीजिए, बॉर्डर बंद कीजिए, किसी को अलाउ मत कीजिए, मगर यहां की जनता और आवाम को इस तरह के बार बार वफादारी के इम्तिहान लेने से रुक जाए। ये सवाल, अगर आपको इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी हो तो आपके पास कानून है, पासपोर्ट रेगुलेशन एक्ट है, फॉरेनर्स एक्ट है, ये सब चीजें हैं। उसका इस्तेमाल सलीके से कीजिए, कानूनी तरीके से कीजिए, मगर सारे जनता और आवाम को इसी के पीछे पीछे भगाना और लाइन में खड़ा रखना, परेशान करना गलत है। दोस्तों, आसाम में भी ये लोगों की बात में दिल में था कि आखिर मुसलमान ही निकलेंगे। सुन लीजिए, इलीगल घुसपैठिया मुसलमान ही निकलेंगे। मगर जब पूरा प्रोसेस शुरू हुआ तो हमारे बंगाली हिंदू भाई बहन जो बंटवारे विभाजन के बाद आए थे, उनके भी रेफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सरकार ने नहीं माना। तो मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि उनका निशाना हो सकता है मुसलमान और है भी मुसलमान, मगर जब यह प्रोसेस शुरू होगा तो हर भारतीय के ऊपर एक बहुत बड़ा बला आने वाला है। और इसीलिए हमारे पड़ोसी को भी यह बात समझाना बहुत जरूरी है। हम सबको कहते हैं कि हमारा किसान, हमारा आदिवासी, हमारा माइग्रेंट लेबर, हमारा दलित, हमारा मजलूम, हमारी महिला बहन, हमारा मुसलमान भाई, जो मजलूम तबका है, वो सब इसमें जूझता रहेगा। आप कहां से कौन से डॉक्यूमेंट लाएंगे? 14 के 14 भी ठीक हो तो कुछ ना कुछ गलतियां निकाली जाएगी। इसीलिए बिना डर के सबसे पहले हम लोगों को अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें राजनीतिक विरोध पैदा करना है, इसको नकारना है। हमें कहना है कि एनपीआर एनआरसी जैसी प्रक्रिया अगर आपको शुरू करनी है तो पहले आप साफ कर दो कि तरीका क्या होगा। आपने कह दिया सेंसस के लोग जैसे आपके घर में आते हैं वैसे कोई आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, आपके घर में आएगा, मेरे घर में आएगा, पूछेगा आपसे कितने लोग रहते हैं, कब की पैदाइश है, आप बता देंगे, मैं बता दूंगी। उसके बाद 3 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि आप एनपीआर में हैं या नहीं है। आधार क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा डिसाइड करने का, ये अभी तक साफ नहीं है। आसाम को अगर आप देख लेंगे तो ये 14 डॉक्यूमेंट्स जो मांगे थे उसमें वही डॉक्यूमेंट्स है जिसमें मैं आज यहां से 100% कह सकती हूं आप सबके पास ये डॉक्यूमेंट्स में से 2 डॉक्यूमेंट तो होंगे। तो फिर क्या घबराहट? तो क्यों सरकार ये ऐलान नहीं कर रही है कि अगर आपके पास है तो आपको कोई फिक्र करने की बात है? नहीं, उनको लोगों को डराना है, उनको लोगों को धमकाना है। उनकी राजनीति है
डराने और धमकाने की, और उनकी राजनीति है समाज में दरार खड़े करने की। गैर मुसलमान को खुश कर दो कि सिर्फ मुसलमान की बारी आई है, तो गैर मुसलमान जागरूक नहीं होगा, गैर मुसलमान ये नहीं समझेगा कि हमारी भी आफत आ सकती है, और जैसे बात शुरू हो जाएगी सब इसके लपेट में आ जाएंगे। मैं परसों गई थी आदिवासी इलाके में, कोई उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है जमीन के, 200-250 साल से वहां पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, मगर उनके पास पुरावे कहां से आएंगे? हाँ, इतना है कि गोंड आदिवासी यहां पे खेतबाड़ी करते हैं, हाँ, वारली आदिवासी यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, वो पुरावे मिलेंगे जोशी साहब, मगर वो नाम से, वो परिवार से, वो पट्टे कहाँ पे मिलेंगे? इसीलिए तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लाया गया, इसलिए तो जमीन वन जन श्रमजीवी कानून लाया गया 2006 में, ताकि उनको अपना अधिकार मिले। अभी आप आदिवासी भाई बहनों का अधिकार छीनने के लिए, पूरे अडानी अंबानी को ये जंगल देने के लिए वो भी इस्तेमाल होगा, मगर आज उनको पता नहीं है। उनको आज लग रहा है क्योंकि भाषणें इस तरफ, तकरीरें इस तरफ दी जा रही है कि सिर्फ मुसलमान नशा। मैं अभी भी कह रही हूं कि मानसिक स्तर पे हाँ है उनका मुसलमान टारगेट, मगर जब इस तरफ की बात शुरू होगी तो कोई मजलूम, कोई गरीब इससे बचेगा नहीं। ये भी हमें याद रखना जरूरी है। थोड़ा सा वापस जाएंगे हम असम। हम ऐसे परिवार से मिले वहां पे। पहले मैं सबसे ये मंच से हमारी जो आसाम की टीम है, 700 वॉलंटियर है, हमारे जमशेद अली, फारूक साहब, प्रणोय दा, कल्याणी, पूरी हमारी कुल मिला की जो टीम है, जो इतने बहादुरी से वहां काम कर रहे हैं, उनको मैं सलाम करना चाहती हूँ। 700 लोग दिन रात काम कर रहे हैं और उन्होंने 10 लाख लोगों के फॉर्म भरने का काम वहां पे कर। हम सिर्फ उनको पाठिंबा दे रहे हैं, हम तो इनका साथ दे रहे हैं, काम तो वो कर रहे हैं। हम किस किस के मिले? भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पूरी का पूरा खानदान एनआरसी से बाहर। ये देश को शर्म आनी चाहिए। आप वो जाके वो परिवार को देखेंगे, छोटे छोटे मछुआरे, छोटे छोटे खेतीबाड़ी करने वाले, कुछ ज्यादा अमीर नहीं, और वो एनआरसी से बाहर। बहुत मेहनत के बाद हमें एक गांव वाला और पूरा गांव का पट्टा का कागज मिला जिसमें सब भाइयों के नाम थे, नहीं तो भतीजा भी परेशान, भाई भी परेशान, पूरा खानदान एनआरसी से बाहर। आसाम के डेप्यूटी स्पीकर, पहले डेप्यूटी स्पीकर 47 में, उनका पूरा परिवार बाहर। सबसे शर्म की बात, मोहम्मद सनाउल्लाह जी 34 साल सेना में, ये देश की वफादारी, कारगिल जंग लड़ने वाले, डिटेंशन कैंप में भेजे गए। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज कोई देश के लिए कुछ हो सकती है क्या? मगर साथ साथ 70 साल की पार्वती दास भी डिटेंशन कैंप में है उनके साथ साथ। और आज भी हमारी टीम कोशिश कर रही है कि 1 महीने के अंदर वो निकल जाएगी, मगर उनका बेटा परेशान है। लगता है उनको कि उनकी अम्मा जिंदा नहीं निकलेगी। और साथ साथ अनीमा दे और सुब्रोतो दे, मई 2018 में हमारे साथी आसाम गए थे। उन्होंने एक डिटेंशन कैंप के ऊपर छोटी सी फिल्म बनाई। सुब्रोतो दे से मिले, सुब्रोतो दे से मिल नहीं सकते थे, सॉरी, अनीमा दे से मिले। कुछ दिन पहले सुब्रोतो दे का डिटेंशन कैंप के अंदर इंतकाल हो गया। हट्टा कट्टा जवान, चाय की दुकान चलाने वाला, मगर डिटेंशन कैंप में आप चले जाएंगे तो जेल से भी बदतर हालत। हमारी रश्मिनारा बेगम प्रेग्नेंट थी, उसको घसीट के लेके गए, उसके कागजात बिल्कुल ठीक थे, सिर्फ 2 अलग सर्टिफिकेट में डेट का फर्क था। इस तरह की कहानियां आप सुनेंगे वहां पे कि लोग फॉरेनर के नाम से, एनआरसी के नाम से 100 मौतें हुई हैं, खुदकुशियां हुई है। और मैं कहती हूं कि हमारे टीम ने कम से कम 50 खुदकुशियों को बचाया है,
करते करते लोगों को काउंसलिंग करके बचाया। ये कहानी मैं डराने के लिए नहीं बता रही हूं, मगर ये कहने के लिए बता रही हूं कि जब तक हम आसाम की तजुर्बा नहीं समझेंगे, वो जज्बा हमारे अंदर नहीं आएगा कि हमें ऑल इंडिया एनआरसी एनपीआर को रोकना है। ये देश जहां पे प्याज 140 रुपए बेच रहा है, जहां पे रोजगार ठप है, जहां पे इंडस्ट्री चल नहीं रही है, सरकार को और कोई काम नहीं है यही सब काम करने के लिए। अगर सरकार ने आसाम में 1220 करोड़ रुपए खर्चा किए तो अंदाज लगा दीजिए सारे भारत हिंदुस्तान में एनपीआर एनआरसी का खर्चा 55,000 करोड़ होगा। और हमारा एनुअल बजट सर स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए एनुअल बजट 65,000 करोड़। तो ये देश की प्रायोरिटी क्या है? ये देश चाहता क्या है? और क्या हम खामोश रह के जो भी सरकार कहे वो मान लेंगे क्या? 2003 में नागरिकता के कानून में एक छोटी सी रूल्स में दुरुस्ती हुई जिसमें लिखा गया कि एनपीआर की सूची का काम शुरू कर सकती है सरकार और एनपीआर एनआरसी हो जाएगा और उसके बाद एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स देश तैयार करेगा। मगर मैं वापस दोहरा रही हूं आपके सामने कि कौन से आधार पे ये एनपीआर बनेगा। जब ऑफिसर आपके घर या हमारे घर आएंगे तो किस आधार पे मुझे अंदर या आपको बाहर करेंगे, ये सवाल सरकार साफ नहीं कर रही है। ये भी नहीं साफ कर रही है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे और ये भी नहीं साफ कर रही है कि कट ऑफ डेट क्या होगा, तारीख कौन से होगी। आसाम के लिए तो 71 थी, बाकी भारत के लिए 49 होगी क्या, 1950 होगी क्या, 87 होगी क्या, 2004 होगी क्या, ये कोई बात स्पष्ट अभी तक नहीं हुई। तो इसीलिए हम बार बार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 महीने से हम ये काम पे लगे हुए, सितंबर महीने से, जब से ऐलान हुआ सरकार की तरफ से कि एनपीआर एनआरसी शुरू होगा, कि हमको आसानी से इसको निगलना नहीं है। सबसे पहले आपके कॉर्पोरेटर को पकड़िए, एमएलए साहब को पकड़िए, यहाँ के तो जरूरी नहीं है, वो तो समझ चुके हैं, एमपी को पकड़ लीजिए और बताइए कि इसका नतीजा क्या हो सकता है, आसाम में क्या हुआ, किसी को पता ही नहीं है। तो इसीलिए ये समझाना और बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबके दिल और दिमाग में ये बात होगा कि ये सब बातें ठीक है, मगर अगर शुरू हो जाता है तो हमको किस तरह की तैयारी करनी है। मैं इतना ही कहूंगी आपको, ये 14 डॉक्यूमेंट मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें पासपोर्ट भी है, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, एलआईसी भी गिना जाता है, स्कूल लिविंग भी गिना जाता है, आपकी पासपोर्ट नहीं कहा, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग, एलआईसी, कोर्ट के कोई कागजात, एचएससी, एसएससी के सर्टिफिकेट, ये सब गिने जाएंगे। मगर जैसे आसाम में हुआ, पहले जो गिने जाते थे, जैसे प्रक्रिया चलेगी, कोई ऑफिसर इसको हाँ बोलेगा, कोई ऑफिसर इसको ना बोलेगा, इसीलिए इसमें हमको जाना ही नहीं है। ये बार बार मैं आपको कहने, अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की दुरुस्ती करना है तो आप एक चीज कीजिए, इतना ही देखिए कि जो हमारी उम्र के और हमारे उम्र से बड़े हो, वो देख ले कि उनके पास अगर पासपोर्ट है और आप पासपोर्ट का इस्तेमाल कर चुके हो, जैसे बाहर जाने के लिए, हज में जाने के लिए या कुछ भी, तो वो एक डॉक्यूमेंट पक्का बन जाता है। दूसरी बात, जो दूसरा तबका है, जो कम उम्र का है, वो ये देख ले कि 12वीं या 10वीं की अगर सर्टिफिकेट हो, उसमें कुछ नाम का प्रॉब्लम नहीं हो, नाम, पूरा नाम उसमें हो। सबसे अच्छा होगा इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्शन के रोल्स, इलेक्शन कार्ड नहीं, इलेक्शन के रोल्स, कि जब इलेक्शन की जो सूची होती, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में होती, अगर आप 2 बार, 4 बार, 5 बार इलेक्शन में वोट दे चुके हैं तो आपका नाम, आपका पता, आप सब कुछ वहां पे है, आपकी बर्थ डेट भी वहां पे है।
उसकी कॉपी आप निकलवा लीजिए और वो आपके पास रखिए। ज्यादातर सन 2000 के बाद जो भी पैदा हुए हैं उनके पास ज्यादातर बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो फिक्र की बात नहीं है। मगर इतना उथल पुथल करना, और जैसे मैं अभी पूना में थी गए हफ्ते, बहुत ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंग हमें वहाँ पे थी आजम कैंपस में, हमने कहा मालेगांव में भी स्कूल्स रहेंगे। अगर आप सब लोग मालेगांव में रहने वाले थे, स्कूल्स रहेंगे, स्कूल के पास सब रिकॉर्ड होते हैं, वो रिकॉर्ड निकाल के दुरुस्ती करने का आप काम स्कूल से करवा सकते हो, संजीदगी से, मगर डर से नहीं। ऐसा ही हमको सोचना है कि मौका मिलना है, मौका एक मिला है कि हम दुरुस्ती कर ले, दूसरे कामों में काम आएगा। हड़बड़ाहट से, घबराहट से हमें ये नहीं करना है। सबसे पहले हमें ये सवाल पूछना है सरकार से कि ये रास्ते पे आप हमको क्यों ले जा रहे हो। आधार का तमाशा आपने करके दिखाया, उसमें लोगों ने कर लिया, हर आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। वेलफेयर स्कीम्स को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आधार हम इसलिए लाना चाहते हैं ताकि जिसके पास आधार है हम उन्हीं को स्कॉलरशिप, मनरेगा, विडो स्कीम वगैरह वेलफेयर स्कीम देंगे। तो ये तो बात हो चुकी है ना, अगर आधार वगैरह हो गया है तो दोबारा क्यों? फिर एक बार तो आपने सुप्रीम कोर्ट को तो आप बोल चुके हैं, बार बार ये चक्कर आप क्यों कर रहे हो? लोगों को बार बार ये चक्कर क्यों कटवा रहे हो? नागरिकता हर इंसान का बुनियादी मूल हुकूक और अधिकार है। मेरा रिश्ता मेरे देश से, नागरिकता से बनता है। नागरिक होने के बाद ही, शहरी होने के बाद ही मुझे बाकी हक हासिल करने का मौका मिलता है। अगर मैं नागरिक नहीं हूं, शहरी नहीं हूं, तो मैं नहीं बोल सकती हूं डट के कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। और इसीलिए मंशा सरकार का समझ के, गलत मंशा समझ के, वफादारी जो क्या सवाल जो कर रहे हैं वो सरकार, उसका डट कर जवाब हमको देना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम डट के जवाब अभी नहीं देंगे तो हम ये मौका गवा देंगे। मैं आपको खुशी से एक दो बात कहना चाहती हूं और ये भी बताना चाहती हूं कि जो हमारा विपक्ष, ऑपोजिशन 2 महीने पहले, 4 महीने पहले लग रहा था कि वो खामोश हो चुका है, वो कम से कम ये मुद्दे पे डट के बोल रहा है। 6 सितंबर ये साल को वेस्ट बंगाल में असेंबली ने पहली बार, बंगाल ने 6 सितंबर को असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पास करके एनआरसी एनपीआर को नकारा। तीनों पार्टियां, टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस, साथ में मिलकर उन्होंने नकारा। नागरिकता दुरुस्ती बिल जब संसद में पास हो रहा था तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, अमरिंदर सिंह, कि हम पंजाब में ये नहीं आने देंगे। परसों केरल के मुख्यमंत्री ने कहा और नरसों कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, और लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी इस तरह का माहौल बन रहा है। ये माहौल को हमें मजबूत करना बहुत जरूरी है। ये भी सही है कि नागरिकता सेंटर के अंदर आती है, ये भी मैं आपको कह दूं कि सेंटर के अंदर आती है संविधान दस्तूर में, मगर अगर सारा विपक्ष एक हो जाएगा और 10 या 15 राज्य कहेंगे कि हमको नकारना है तो सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट लिस्ट में हो या नहीं। इसीलिए विरोध करना, शांतिपूर्वक, अमन पसंद विरोध करना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने कहा, बुनियादी नागरिकता, शहरी का हक आप इस आसानी से किसी का भी छीन नहीं सकते। कोशिश आपकी जारी है, आपको बेरोजगारी, आर्थिक व्यवस्था, किसानों के मसाइल, शिक्षण तालीम के मसाइल से आपको लोगों को पूरा डाइवर्ट करके ये हिंदू बना मुसलमान बना करके आपको अपना कायम करना है।
इससे ऊपर उठ के हमें इसका विरोध करना पड़ेगा। मैं आपको ये मंच से हाथ जोड़ के कह रही हूं कि 19 दिसंबर को देश भर में एक विरोध हो रहा है। देश भर में 19 दिसंबर को विरोध हो रहा है। मैं आपको अपील करती हूं कि मालेगांव शहर भी उसमें साथ में मिलकर उसमें शरीक हो, शांतिपूर्वक, अमन पसंद एक इस तरह का विरोध हो ताकि कहीं ना कहीं हुकूमतों को लगे कि लोग सोए हुए नहीं हैं और डरे हुए नहीं। ये भी आपको कहना चाहूंगी, अलग अलग जगह पे अत्याचार भी किया जा रहा है। आसाम में बहुत ही क्रूर तरीके से वहां पे पैरामिलिट्री और पुलिस ने बच्चियों के साथ गलत रवैया किया। आसाम में अभी मुझे खबर आई कि जामिया में भी, दिल्ली में, जहां बहुत तगड़ा विरोध हुआ था परसों, आज दिल्ली के पुलिस घर घर में घुसकर लोगों को मार रही। ये भी होगा, मगर हमें डट के रहना है, आपस को साथ दे के रहना है, और सबसे ज्यादा मैं बार बार कह रही हूं, ये समझ के चलना है कि सिर्फ मुसलमान का ये मसला नहीं है। हर भारतवासी जो गरीब है, मजलूम है, आदिवासी, दलित, कामगार, सबके ऊपर आफत आने वाली है अगर हम शांतिपूर्वक विरोध नहीं करेंगे। एक छोटा सा 2 लाइन से मैं मेरी बात खत्म करूंगी। आपको ये लाइन याद ही होंगे, अगर आप खामोश रहे कल सन्नाटा छाएगा, हर बस्ती जल जाएगी, हर घर लूट जाएगा, और फिर वहां से एक आवाज आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। शुक्रिया।